सा चैप्टर है, मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने। देखो, तो चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम लोग पूरा सेल का चैप्टर अभी पढ़ के आए हैं। यस सेल के बारे में हमें पूरा पता है कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनली होती है, कौन कौन सी ऑर्गेनली क्या क्या काम करती है, सब कुछ हम पढ़ के आए हैं अब तक। अब हमें एक चीज देखना है, हमने सेल में सेल थ्योरी जब पढ़ा था, साथ साथ नोट्स बनाना। सेल थ्योरी में एक लाइन थी जो रिडोल्फ वर्च्यू ने बोली थी, उन्होंने बोला था कि न्यू सेल्स arises from pre-existing cells. एग्जैक्टली arises from प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइव होता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अब इसका हमारे पास क्या कोई प्रूफ है या कोई एक्सप्लेनेशन है कि कैसे नई सेल्स पुरानी सेल से ओरिजिनेट होती है? मैम ऑब्जर्व किया होगा। हाँ, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन किया होगा। अब एक सिंपल सी चीज जो आप लोगों ने 10th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि हर एक इंडिविजुअल सबसे पहले जाइगोट स्टेज में होता है। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट इज अ सिंगल सेल। सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब एक सेल, है ना? जाइगोट से ही पूरा का पूरा न्यू बेबी बनता है, एक बॉर्न बेबी। उससे फिर एडल्ट बनते हैं, होता है नहीं? तो एक जाइगोट है, एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल से एक बेबी बन रहा है, तो बेबी के अंदर अराउंड मिलियंस ऑफ सेल्स तो होंगे ही होंगे, होंगे ना 1 मिलियन तो। और एडल्ट के अंदर आते आते 10 मिलियंस तक हो गए होंगे। जाइगोट से न्यूबॉर्न बनने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 9 मंथ्स। तो आखिरकार ये मैजिक कैसे हुआ कि एक सेल से 1 मिलियन सेल्स बन गए? हाउ इज दिस पॉसिबल? डिवीजन ऑफ सेल। कैसे? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। चलो, सेल डिवीजन देखो। सेल डिवीजन फिर ऐसे हुआ होगा, ये एक सेल है, इसने अपने आप को डिवाइड करके ये बना लिया, फिर ये और डिवाइड किया, ऐसे ना? यस एक टाइम ऐसा आएगा ना, इसकी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यस लेकिन जो जाइगोट की एक सिंगल सेल थी और जो 1 मिलियन सेल्स है, 1 मिलियन सेल्स का सबका साइज सेम होता है ऑलमोस्ट। ये तो वही बात हो गई, एक चॉकलेट है मेरे पास, एक चॉकलेट को मेरे को 100 पीसेस में डिवाइड करना है, 100 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और सबके 100 के 100 लोगों को जितनी बड़ी वो एक चॉकलेट है उतने ही साइज चाहिए। कैसे दोगे? खरीद के लाएंगे। कैसे करें? डिवीजन आपने बोला, डिवीजन से तो बनेगा, लेकिन डिवीजन करने में तो साइज रिड्यूस हो रहा है ना। ये मेरा पेन है, इस पेन को मैं बीच में से 2 पार्ट में कट करूंगी, डिवाइड होके तभी तो 2 पेन बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे और साइज छोटा छोटा होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा नहीं आएगा जब बहुत ज्यादा ही छोटा साइज बच जाएगा। यस मैम। तो मैम Yes, इक्वल ma'am. साइज कैसे हो सकते हैं? तो मैम डीएनए कॉपी होगा। डीएनए कॉपी हो रहा है सिर्फ, सेल का साइज, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, वो सब कहाँ से लाएंगे? रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन तो सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट होगा। एक सेल के पास एक ही तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मैम सेल साइकिल होगी फिर। सोचो, ये कहाँ से खरीद के लाओगे? मैम वो खाना खा के पड़े हो जाएंगे। पहले सेल खुद को बड़ा करेगा, एग्जैक्टली खुद को बड़ा करेगा मतलब कि सेल पहले ग्रो करेगा, फिर वो डिवाइड करेगा। कैसे? देखो,
ये सेल है, ठीक है। इस सेल का जो साइज है वो 2 मीटर है। इस सेल ने अपनी ग्रोथ की, साइज कितना हो गया 4 मीटर। आगे फिर ये डिवाइड कर गया, डिवाइड करके 2 मीटर बन गया। फिर इन्होंने फिर से अपनी ग्रोथ की, 2 मीटर से अगेन 4 मीटर बन गए, अगेन डिवाइड कर गए, 2 मीटर। देखना साइज सेम रह रहा है नहीं रह रहा है? यस लक्ष्य, मैम एक डाउट है पूछो। कि जाइगोट में अगर एक ही सेल होता है और जितने भी उससे सेल बनते हैं डिफरेंशिएट करके, वो सारे भी तो सेम ही होंगे ना उसके जैसे? एग्जैक्टली सारे सेम होता है। पहले एक जाइगोट वो डिवाइड करके 2 में बनाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से मैम 16, फिर 32, 64 ऐसे बनते चले मैम जाते वो बोलते हैं ना कि अलग अलग सेल आके एक टिश्यू बनाते हैं, फिर उससे एक ऑर्गन बनता है, तो अलग अलग सेल कहाँ से आते हैं? ये तो एक ही तरह का सेल है। अलग अलग एक ही तरह की सेल्स है, लेकिन इन सेल्स को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। जिन स्टेम सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है पूरी की पूरी बॉडी डेवलप कराने की। और जाइगोट की जो सेल्स के अंदर ऐसे समझ लो, जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंफॉर्मेशन है कि 2 आईज बननी है, एक नोज बनना है, 2 हाथ बनने हैं, ये ऑर्गन्स बनने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से आई है उनके अंदर। टिश्यूज बन जाएंगे, वो टिश्यूज अपना अपना फंक्शन डिवाइड कर लेंगे, फंक्शन डिवाइड करके कुछ बोलेंगे कि वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाना शुरू कर देंगे, कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन बना लेंगे, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे ओके मैम, डिवीजन कर लेते हैं अपने वर्क का, ओके मैम। उससे अलग अलग ऑर्गन फॉर्म हो जाता है। ये वाली चीज समझ में आई? मैम जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले सेल ने अपना साइज बड़ा करा, तो मैम इससे अच्छा तो यही होता ना, जैसे कि पहले हमारे पास 2 मीटर की सेल थी, हमने अगर उसे 1 मीटर की होगी तो उसके बाद भी तो ग्रो कर सकती है ना, कि उसने फिर से अपने आप को 2 मीटर का बना दिया। फिर जब उसने सेल डिवीजन करा 1 मीटर की करी, फिर उसने अपने आप को 2 मीटर का बना लिया। बाद में भी तो ग्रो हो सकते हैं डिवीजन के। डिवीजन के बाद में तो देखो ना, पहले मेरा सेल है, ये ग्रो कर रहा है 4 मीटर का हुआ, फिर डिवाइड करेगा ये, फिर डिवाइड करके 2 मीटर का बन गया, फिर वापस से ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा। मैम ये डिवाइड करके अगर 1 मीटर का बना देता तो फिर 2 मीटर का अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि जो 2 मीटर वाला बना, ये 2 मीटर वाला फिर से डिवाइड कर जाए, 1 मीटर का बन जाए, तो फिर यस ये मैम। साइज रिड्यूस नहीं हो गया? ये जो नई सेल बनी ये 1 मीटर की बनी, और मैम फिर ओरिजिनल वाला ग्रो 2 का कर था। लेगी ना, 1 मीटर नहीं, वाली। ऐसा नहीं हो सकता ना, जो ये भी तो 2 डॉटर सेल्स बनी ना, ये भी तो डॉटर सेल्स है। हमेशा जो भी डॉटर सेल्स बनेंगी वो पेरेंट सेल के इक्वल ही बनेंगी। तो मैम इनको ग्रो करने में टाइम नहीं लगता? अभी वही पढ़ेंगे कितना टाइम लगता है, कैसे करती है ग्रो। डॉटर सेल्स जो होती है वो ग्रो नहीं करती। डॉटर मैम तो सेल्स ये जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, तो ये इसमें जब डिवीजन होती है तो उसी टाइम पे ये डिफरेंट डिफरेंट काम करने लगते हैं। हाँ, उसी के बाद डिवीजन होने के बाद जब ये बन जाता है, इसके बाद इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, अच्छा, कुछ अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन से परफॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, चलो इतना कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब इस चैप्टर के नाम से हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई सेल डिवाइड बाद में करेगा, पहले सेल एक साइकिल रन कराएगा। बताओ, यस मैम। पहले एक साइकिल रन कराएगा, इसी सेल साइकिल को हम बोलते हैं, एक सेकेंड होल्ड करना, इसी सेल साइकिल में हम बोलते हैं कि एक सिक्वेंशियल इवेंट होती है, सिक्वेंशियल इवेंट्स होती हैं सेल साइकिल के अंदर, जिस सिक्वेंशियल इवेंट में हमारी सेल ग्रो करती है। ये सिक्वेंशियल इवेंट आपकी 3 टाइप से हो सकती है, या फिर 3 टाइप से मत लिखो, अब इसको ऐसे लिख लो, 2 फेजेस आती हैं। एक आती है हमारे पास इंटरफेज,
और एक आती है हमारे पास एम फेज। इंटरफेज वो फेज है जिसके अंदर सेल अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ग्रो करेगा, और एम फेज होती है आपकी डिवीजन फेज। इंटरफेज जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, सेल अपनी ग्रोथ कराएगा। प्रिपेयर किस लिए करेगा? कि उसको आगे जाके डिवाइड होना है। इसके अंदर 3 फेजेस आती है, G1 फेज, S फेज और फिर आपका G2 फेज। एम फेज के अंदर आपकी 2 फेज आती है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस का थोड़ा थोड़ा तो हमें पहले से पता है। माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो ये तीनों फेजेस वो फेजेस हैं जिसके अंदर सेल हमारा ग्रो करता है। सपोज करते हैं ये मेरी एक सेल साइकिल है। सेल साइकिल में मेरा यहाँ पे सेल है, तो सेल सबसे पहले आएगा G1 फेज में। इसको थोड़ा सा सही करें। सेल सबसे पहले रहेगा G1 फेज में। G1 फेज जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। फिर G1 के बाद आएगा वो S फेज में, फिर आएगा वो G2 फेज में, फिर उसके बाद आएगा वो हमारी M फेज में। ऐसे फेजेस चलती है। सेल सबसे पहले G1 फेज में गया, G1 से निकल के S में गया, S से निकल के G2 में गया और फिर G2 के बाद सेल गया M फेज में, जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करेगा। वो डिपेंड करेगा कि डिवाइड कैसे कर रहा है, माइटोसिस के थ्रू कर रहा है या फिर मियोसिस के थ्रू कर रहा है। ये जो फेजेस चलती हैं ये एक सिक्वेंशियल इवेंट है। सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि सीक्वेंस में ही ये रन करेगा। ये नहीं कि पहले G1 आ गया डायरेक्ट G2 आ गया, ये G1 को स्किप करके S में चले गए, ये डायरेक्ट G2 में चले गए, ऐसे नहीं चलेगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगा और एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलेगा। इसीलिए हम इस सेल साइकिल को कोऑर्डिनेटेड साइकिल भी बोलते हैं, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करती है। जैसे बहुत सारी चींटियां होती है ना, आंट्स, सबके सब एक कोऑर्डिनेशन में रन करती हैं। यस मैम। ऐसे ही ये हमारे पास होती है। पता आया समझ यहाँ तक? G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड देन उसके बाद आएगी हमारे पास M फेज। M फेज में सेल हमारा डिवाइड करेगा। अब अलग अलग फेजेस में देखता है होता क्या है, या फिर सबसे पहले ये लिख लो यहाँ पे। अगर मैं बात करूं एक ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगता है। एक सेल को मतलब ग्रो करने में और डिवाइड होने में, मतलब पूरी जो सेल साइकिल होती है ह्यूमन की वो कितनी होती है? 24 आवर की होती है। और ईस्ट सेल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्ट तो पता है ना, फंजाई, उसकी होती है 90 मिनट की। ह्यूमन सेल होता है 24 आवर। इन 24 आवर में से 23 आवर तो हमारा जो सेल होता है वो रहता है आपका इंटरफेज में, और सिर्फ 1 आवर रहता है वो किस में? आपका एम फेज में। इसका मतलब तो ये होगा जितना टाइम सपोज करते हैं मम्मी किचन में खाना बनाती है, खाना बनाने में 2 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी 3 घंटे भी लग जाता है, लेकिन खाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट भी नहीं लगती। नीट एग्जाम है हमारा, पूरे 2 साल मेहनत करोगे और रिजल्ट कब निकलना है? सिर्फ 3 घंटे में। 3 घंटे का ही तो होता है एग्जाम। यस मैम। पूरे 2 साल आपने जो मेहनत की उसका पूरा का पूरा रिजल्ट सब कुछ आपको 3 घंटे में दिखाना है। 2 साल की मेहनत। 3 घंटे का नहीं होता। यस मैम। 3 घंटे 20 मिनट का होता है। 3 घंटे 20 मिनट। वो 20 मिनट एक्स्ट्रा क्यों होता है? वो 20 मिनट अभी देने लग गए एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पहले 180 क्वेश्चंस आते थे, अब 200 क्वेश्चन हो गए हैं। 200 में से अटेम्प्ट 180 करने पड़ता है, चॉइस होती है, ऑप्शनल होता है। 15 होता है क्वेश्चन, 15 में से 10 क्वेश्चन करने पड़ता है। बिना वही चीज कि 23 घंटे तक तो सेल मजे से ग्रो कर रहा है, प्रोटीन बनवा रहा है, सारी चीजें कर रहा है, और उसको 1 घंटा लग रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड होने में। ठीक है, तो याद रखना है 23 आवर्स में से आप 23 आवर्स आपको इंटरफेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि 95% टाइम जो मेरा सेल है वो इंटरफेस में स्पेंड करता है, और 5% किस में स्पेंड करता है?
एम में, एम फेज। है ना। 95% इंटरफेज में और 5% एम फेज के अंदर स्पेंड करता है। ये हो गया हमारा यहाँ तक डन कोऑर्डिनेटेड साइकिल। तो अब तक हमने क्या देखा, हम तक सिर्फ हमने इतना देखा कि जो सेल साइकिल होता है सिक्वेंशियल इवेंट होती है, कोऑर्डिनेटेड साइकिल होती है। 2 फेजेस आती है, पहले इंटरफेज आती है फिर एम फेज आती है। इंटरफेज के अंदर जो सेल होता है वो कितने टाइम तक रहता है, 23 आवर तक, और एम फेज के अंदर 1 आवर तक रहता है। इसमें से फिर इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस आती है। पहले G1 फेज, जी का मतलब होता है गैप 1 फेज, S का मतलब होता है सिंथेटिक फेज, G2 का मतलब होता है गैप 2 फेज। इन फेजेस में क्या होता है वो सारा समझाऊंगी आप लोगों को। फिर आपका एम फेज, फिर मतलब सेल आपका डिवाइड हो जाएगा, जितना भी सेल के अंदर कंटेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाने वाला है। सिर्फ इतनी चीज हमने अब तक सीखी। बताओ, डन? यस मैम। चल अब थोड़ा सा बेसिक्स पे आ जाते हैं। पे बेसिक्स आपके चलेंगे यहाँ पे। चलो पहले सेल वाला ही पढ़ते हैं, अभी सेल वाला चैप्टर पढ़ के आया ना। ये मेरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल। और डीएनए भी तो बोल सकते हैं इसको, यस और क्रोमोसोम यस। कुछ भी बोल सकता है। अब बात ये आती है कब क्रोमेटिन मटेरियल बोलता है, कब डीएनए बोलता है, कब क्रोमोसोम बोलता है, क्या तीनों टर्म सेम है, क्या डिफरेंट है? मैम क्रोमोसोम तब बोलते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, और क्रोमैटिन मटेरियल नॉर्मल स्टेज पे। एग्जैक्टली जब मेरा सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके अंदर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम है ना, ये सब क्या है, डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म है। डीएनए का साइज कितना होता है, 2 मीटर डीएनए का साइज होता है। और न्यूक्लियस का साइज पता है कितना होता है, 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब खुद देखो, इतना छोटे साइज का न्यूक्लियस है जो -6 में है, उसके अंदर मेरे को 2.2 मीटर के डीएनए को फिट करना है। इज इट डिफिकल्ट? मैम बहुत गोल घूमा बाकी होगा। ऑर्गेनेलिस को तो डीएनए बाहर भगा देगा। डीएनए नहीं, न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। न्यूक्लियस के अंदर क्या कोई ऑर्गेनेली है? अच्छा सोचो कैसे करेंगे। मतलब आपके पास एक 2.2 मीटर का थ्रेड है, आपको इस 2.2 मीटर के थ्रेड को एक ऐसे बॉक्स में फिट करना है जिस बॉक्स को आप देख भी नहीं सकते, इतना छोटा है। घुमा 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 के कर देंगे। सही हो जाएगा। मैम हाथ से तो नहीं होगा, सोचो फिर कैसे होगा। गांठ लगानी साइंटिस्ट के पड़ेगी। पास ले मैम जाइए। पहले उसको जला देंगे फिर उसमें डाल देंगे। अच्छा, जला के वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा? मैम यूट्यूब मैम पे पर देख चला तो जाएगा उसमें। हो जाएगा। मैम उसका डायमीटर कम होता है बहुत ज्यादा, तो होल्ड हो जाएगा आसानी से। सोचो अच्छे से। मैम उसकी विड्थ ना के बराबर होगी ना, तो ज्यादा सर्कल में घूम जाएगा। मैम सिस्टमैटिक वे में फोल्डिंग करके। मैम लंबाई में सिस्टमैटिक वे में फोल्डिंग करके। मैम लंबाई में तो ज्यादा है ना, वैसे अगर हम उसकी चौड़ाई देखेंगे वो तो बहुत कम होगी ना, उसका डायमीटर कम होगा। डीएनए 2.2 मीटर का थ्रेड है, क्या डीएनए को नेकेड आई से देख सकते हैं? नो मैम, तो वो इतना ज्यादा पतला होगा कि हम उसे देख भी नहीं सकते, तो वो आ जाएगा न्यूक्लियस से फोल्ड करके। यस मैम। डीएनए को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर है। डीएनए का जो डायमीटर है ना वो एंगस्ट्रॉम में है, 34 एंगस्ट्रॉम, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। अरे फिर तो टेंशन की बात ही नहीं, फिर तो आ जाएगा। लेकिन लेंथ भी तो है ना। वो तो फोल्ड हो जाएगी ना। हाँ बस यही फोल्डिंग करनी है, मतलब उसको कंडेंस करना है बहुत ज्यादा। तो जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है ना, ये डीएनए की कंडेंस फॉर्म है।
डीएनए ऐसे है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। इस डीएनए को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको बोल देंगे क्रोमेटिन मटेरियल। और अगर मैंने डीएनए को ऐसे फोल्ड कर दिया एक एक्स शेप स्ट्रक्चर में, इसको बोल देंगे क्रोमोसोम। बस। ओके मैम। ठीक है, ये चीज। अब बात ये आती है कि सपोज आपको मम्मी ने 2.2 मीटर का थ्रेड दिया और आपने को बोला कि भाई इसको संभाल के रख दो। आपने क्या किया, उस थ्रेड को लिया और ऐसे फोल्ड, वो अजीब तरीके से फोल्ड करके रख दिया। मम्मी थोड़ी देर में आके फिर से बोलती है कि भाई जो मैंने तुमको अभी थ्रेड दिया था ना, मेरे को उसको हाफ पीस कट करके दे दो। कैसे कट करके देखो, ऐसे फोल्ड करे हुए बीच में से सीधे लगाया, कट कर दिया, क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? मतलब आपने ऐसे रैंडमली फोल्ड किया था, बीच में से सीजर से कट कर दिया, तो क्या 50-50 डिवाइड हो जाएगा? ये नो मैम। नहीं होगा ना। लेकिन जिसने इस थ्रेड को पहले ऐसे पकड़ा होगा और फिर इसको ऐसे फोल्डिंग किया होगा, यहाँ से कट कर देगा, 50-50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस मैम। तो ये वाली स्ट्रक्चर 50-50 डिवाइड कर दिया ना डीएनए को। यस मैम। तो इसका मतलब जब मेरे को डिवाइड करना है तो डीएनए अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेगा, और जब मेरे को डिवाइड नहीं करना है तब वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में बड़ा रहेगा। मैम फिर वो ये खुद कैसे करेगा? कंडेंस होता रहता है, वो कंडेंस होगा मैम वो खुद ही घूमता रहेगा? खुद ही, हाँ खुद ही कंडेंस होगा। डीएनए लिविंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। मैम ये नेगेटिव सब चार्ज कहाँ से आया? नोट डाउन कर रहे हो ना? डीएनए नेगेटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए पे, फॉस्फेट ग्रुप, हाँ, जिसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज होता है। फॉस्फेट हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप PO4 माइनस, ओके मैम। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वो विंटर्स में मम्मी वो बनाती है ना, हाथ से सिलाई वगैरह करती है ना, वुलन। तो उसमें मम्मी के पास वो जो बड़े थ्रेड होता है, वुलन के धागे होते हैं, उसको किसी चीज के ऊपर ही रैप करके रखती है ना, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे भी डीएनए को मुझे फोल्डिंग कराना है, तो डीएनए को फोल्डिंग कराने के कुछ ना कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज मेरे पास थ्रेड है, मैंने थ्रेड को ऐसे पेन के ऊपर फोल्ड करा दिया तो मेरा थ्रेड सेफ रहेगा। सपोज मैंने इसको पेन के ऊपर नहीं कराया, ऐसे रैंडमली करा दिया फोल्ड, खुल जाएगा वो एक टाइम के बाद या उलझ जाएगा? यस उलझ जाएगा। होगा ना। तो यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ चीज की जरूरत, कुछ ना कुछ चीज की हेल्प लूंगी डीएनए की फोल्डिंग कराने के लिए। तो डीएनए की फोल्डिंग कराने के लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स। अब आप बोलोगे मैम हिस्टोन प्रोटीन ही क्यों यूज किया? क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है। डीएनए एसिडिक इन नेचर है, हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक नेचर। हो गया ना अपोजिट अट्रैक्ट्स वाला केस। अब डीएनए ना चाहते हुए भी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर फोल्ड हो जाएगा और ओपन भी नहीं होगा क्योंकि डीएनए नेगेटिव है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। डीएनए को रैप कराने के लिए किसी चीज के ऊपर रैप कराना पड़ेगा ना, वो चीज क्या है? वो हिस्टोन प्रोटीन है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट कैसे पैक होता है, हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, ये 12th क्लास में आएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखवाते हैं ये कि हमारी जो G1 S और G2 फेज है ना, इसकी जो ये S फेज है, इस S फेज में हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट डबल हो जाता है। क्यों डबल होता है, क्या रिक्वायरमेंट है उसके डबल होने की, वो नहीं बताते बच्चों को, इसलिए बच्चे इग्नोर कर देते हैं उस हिस्टोन प्रोटीन को भी। वो हमेशा यही कंफ्यूजन रह जाता है ये हिस्टोन प्रोटीन है क्या भाई। इसलिए बताया मैंने, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को रैप करने में हेल्प करता है। अब जब मैं यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल कराऊंगी या नहीं कराऊंगी, डीएनए रेप्लिकेट कराऊंगी क्योंकि मेरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कराना है, डबल तो कराना पड़ेगा डीएनए। अब अगर डीएनए डबल कराऊंगी तो मेरे को हिस्टोन प्रोटीन भी तो डबल कराने पड़ेंगे ना। यस मैम। आगे कॉन्सेप्ट समझ में? हिस्टोन प्रोटीन भी डबल कराने पड़ेंगे, डीएनए भी डबल कराने पड़ेंगे। हिस्टोन प्रोटीन क्यों डबल कराने पड़ेंगे उसका भी समझ में आ गया, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं वो भी हमें समझ में आ गया। डिवाइडिंग सेल होगी
उसमें मेरे को जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में दिखाई देगा, नॉन डिवाइडिंग सेल में जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में दिखाई देगा, वो समझ में आ गया। यस मैम। तो बता दो कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन बेटा छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं सिर्फ। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डीएनए की पैकेजिंग कराना। किसकी पैकेजिंग? डीएनए की पैकेजिंग। अमन कोई डाउट है? हिस्टोन का यहाँ पे कोई मतलब है क्या? नो मैम, मैम अटेंडेंस लगवानी थी। बेटा अटेंडेंस क्लास में जब बोलता है ना बच्चे डाउट पूछते हैं उससे लगती है अटेंडेंस। मैम थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं। हाँ तनिष्का बोलो। मैम यहाँ पे हिस्टोन का कोई मतलब है क्या कि इसका स्पेसिफिकली नहीं नहीं नहीं, हिस्टोन नाम दिया हुआ है सिर्फ, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके। रिया, रिया पुष्कर यस मैम। बेटा बोल दो थोड़ा बहुत, बोलने से कॉन्सेप्ट ही क्लियर होंगे। मंतशा, यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम आ रहा है। महक, महक, मंतशा, मंतशा का तो हो गया। मनीषा, मनीषा कुमारी मीना। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। लास्ट वाली है स्लाइड? अच्छा इससे पहले वाली स्लाइड दिखाऊं? यस मैम। ये देखो, खुशबू, खुशबू यस मैम इधर ही हूँ। समझ आ रहा है ना? गुनिका, गुनिका, यस मैम। चिंकी, यस मैम। श्वेता, सिर्फ यस नहीं बोलना है, क्लास में बोलना है। ये नहीं कि चार्ट सेक्शन में लिख दिया है छुट्टी। बोलो। दक्ष, दिशा, फिर मैं डाउट्स पूछना शुरू करूंगी। आप लोगों को तो डाउट्स आते नहीं है। चलो हो गया। माइक से आवाज नहीं आती तो चेतना सही कराओ बेटा इसको। कब तक खराब रखोगे? देखो इतनी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई कि भाई जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, कौन सी सेल में किस फॉर्म में पाया जाएगा। इसको थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे करके, डिवाइडिंग सेल के अंदर किस फॉर्म में पाया जाएगा और नॉन डिवाइडिंग के अंदर किस फॉर्म में पाया जाएगा। चेतना डिवाइडिंग के अंदर किस फॉर्म में पाया जाएगा? चिंकी, चिंकी यस मैम। डिवाइडिंग सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाएगा? एंड क्रोमेटिन मटेरियल। सोचो चिंकी दोबारा से, डिवाइडिंग पे सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करना किस फॉर्म में? ही क्रोमोसोम की फॉर्म में ना। यस मैम। क्योंकि इसमें इक्वल मैच हो जाते 50-50। और नॉन डिवाइडिंग में क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल। अब तो नहीं होगे ना कंफ्यूज? शेप बना लेना आगे ऐसे। चलो इतनी चीजें अब समझ में आ गई हम लोगों को, आगे चलते हैं। हमारे पास जो जीवन फेज है बच्चों, इसको हम बोलते हैं आपकी गैप 1 फेज। जीवन फेज इज नोन एज, क्रोमेटिन मटेरियल को क्रोमेटिन फाइबर भी बोल सकते हो, गैप 1 फेज। इसको हम आपकी ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फेज। इसके अंदर जो सेल रहता है 10 से 12 घंटे रहता है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी हो गई या नहीं? यस मैम। यस मैम। सेल स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन जीवन फेज।
मैम ऐसा क्यों? अभी समझ में आएगा। मैक्सिमम टाइम इन जीवन फेज, क्योंकि ये एक वैसी फेज है जिसमें सेल को सबसे ज्यादा ग्रो करना है, और सेल ग्रो नहीं करेगा तो डिवाइड कैसे होगा, इसलिए ग्रोथ में सबसे ज्यादा टाइम लेता है सेल। अब जो ग्रोथ है हमारे सेल की, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट और एक होती है इंटरनल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट भी लिख लो। सेल की एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या होती है? फूड। और इंटरनल रिक्वायरमेंट एंजाइम्स। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, सपोज हमारे पास कौन है, चिंकी है। चिंकी खाना अच्छे से नहीं खा रही है, फूड अच्छे से नहीं ले रही है, विटामिन वगैरह कुछ ध्यान से नहीं ले रही है, तो चिंकी की सेल की अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उसकी जीवन फेज पे, सेल के जीवन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सेल को ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फूड चाहिए, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है वो सेल की। अगर उसकी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ फेज वेरी करेगी या नहीं करेगी? यस मैम। कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये छोटा का छोटा ही है, इसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, डेवलप नहीं कर रहा है। वो ग्रोथ का मतलब ये नहीं बॉडी नहीं ग्रो कर रही है, ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारी जो सेल है ना, सेल की जो जीवन फेज है उसके अंदर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। मैम इसीलिए हिंदी के जीवन वर्ड से सिमिलर लग रहा है। हाँ, वही तो जीवन है ये। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो जीवन फेज होती है इज मोस्ट वेरिएबल फेज। मोस्ट वेरिएबल फेज, क्यों वेरिएबल फेज है ये? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। Because it depends on external requirement. आया समझ? अगर जीवन में अच्छे से खाओगे नहीं तो आपके जीवन की फेज जो है वो कम टाइम की हो जाएगी, आपका जीवन काल कम हो जाएगा। में जीवन पे सुबह होता है फिर ऐसे रात में, शाम को कब? मतलब पूरे दिन में ये जीवन फेज कब होता है? कभी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सेल, जैसे ही सेल का डिवीजन खत्म हुआ सेल जीवन में एंटर, ऐसे होता है। मैम जैसे कि आपने बताया कि ह्यूमंस के अंदर 24 आवर्स लगते हैं सेल को डिवाइड करने में, तो अगर कोई इंसान 15 इयर्स का है तो उसके अंदर 15 सेल्स डिवाइड हुए होंगे ना? 15 साल के तो 15 ही डिवाइड होंगे। एक मैम सेल को क्योंकि डिवाइड, एक सेल को एक बार डिवाइड होने में 24 आवर लगता है। यस मैम, अच्छा ठीक है मैम। 24 आवर, एक दिन। मैम एक दिन में एक ही सेल डिवाइड होता है? तो मतलब मैम ऐसे तो कितने सारे डिवाइड होते नहीं, होंगे? अरे 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 भाई सुनो, ये एक सेल है, इसको दो सेल बनने में 24 आवर लगेंगे। हो सकता है हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल एक साथ डिवाइड हो रहे हो, बहुत सारे सेल्स के अंदर एक साथ डिवीजन चल रहा हो, ये भी तो यस है ना। मैम, सेल थोड़ी तो बहुत डिवाइड सारे सेल्स बन जाएंगे ना एक टाइम पे। अब ये थोड़ी ना कि पूरी बॉडी में एक टाइम पे एक ही सेल नहीं करेगा डिवाइड। कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर लगता है। हमारी बॉडी में 100 सेल है, 100 के 100 सेल 24 आवर में डिवाइड करके 200 सेल्स बना लेंगे, ओके। ऐसे होता है। तो मैम जैसे कि जिन लोगों की हाइट नहीं बढ़ती वो भी इस जीवन फेज की वजह से ही होता है? ना कहीं जी, हाइट के लिए एक अलग हार्मोन होता है, उस वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ साथ आपकी ये जीवन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जेनेटिक्स? जेनेटिक्स भी होता ही होता है, सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। ओके। ठीक है, तो जीवन के बारे में याद रखना, दिस इज नोन एज गैप वन फेज। ग्रोथ फेज इसको बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। अब सबसे सबसे ज्यादा जो सेल है वो इसी के अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है सेल। अगर मेरी सेल के अंदर कोई भी डिसफंक्शनिंग आता है,
तो ब्लेम कौन सी फेज को करेंगे? G1। जीवन। तो इसका मतलब चांसेस ऑफ एरर या चांसेस ऑफ डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा इसी में है। अब सबसे ज्यादा डिसफंक्शनिंग के चांसेस इसी में है, तो इसका मतलब हमारी सेल को क्या करने में, अपने आप को रिपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम इसी में मिलेगा। तो इसका मतलब रिपेयरिंग ऑफ एनी डिफेक्ट occurs in this phase only। कोई भी डिफेक्ट आएगा वो डिफेक्ट इसी फेज में आके सही होगा। अगर डीएनए के अंदर कोई भी डैमेज आया, वो डैमेज भी इसी के अंदर रिपेयर होगा। डीएनए डैमेज रिपेयर इन दिस फेज। मैम अगर जैसे किसी भी डीएनए को माइन्यूट रिपेयरिंग चाहिए होगी तो वो दूसरे फेज में भी कर सकता है। इसी फेज में हो। अगर डीएनए के अंदर कोई डैमेज है तो वो नेक्स्ट फेज में जा ही नहीं सकता। मैम कैसा अच्छा ओके डैमेज? मैम। डैमेज आ गया अगर कहीं पे भी, तो जीवन तक अगर डैमेज है तो जीवन रिपेयर करा देगा। एस फेज में फिर वो सेल एंटर ही नहीं हो पाएगा अगर डीएनए के अंदर डैमेज है तो। ओके मैम। मैम किस टाइप का डैमेज? इस टाइप का डैमेज होता है डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होता है। नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं। कोई भी नाइट्रोजनस बेस डिलीट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे के थ्रू। ये वाला म्यूटेशन का प्रोसेस होता है जो आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स वाला इसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉकरोच और फ्रॉग वाला निपटाएंगे, देन प्लांट फिजियो स्टार्ट करेंगे। मैम बायो में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं? स्कूल में होते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के हो जाते हैं, या उसके एनाटॉमी वाले चैप्टर के बहुत होता है प्रैक्टिकल। मैम कह रहे थे माइक्रोस्कोप से दिखाएंगे, मतलब अलगे वो जो हमने अलगे। स्ट्रक्चर्स बनाए थे, हाँ एल्गी भी दिखाता है, और जो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे ना, एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, ये सब माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं। आप बता रहे हो कि जो टेस्ट होगा उसमें ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स आएगा, तो प्लांट फिजियो से तो एक ही चैप्टर आ रहा है, तो ह्यूमन फिजियो कर ले स्टार्ट। मैम बता खुद रहे से है क्लास में? खुद से करना है या यहाँ पे मैम क्लास यहाँ में? पे क्लास में। यहाँ पे क्लास में ना उस बेसिस पे करूंगी मैं। मतलब अब सपोज करते हैं, देखो आज हमारा 8th ऑफ जुलाई हो चुका है, जुलाई, अगस्त एंड 3rd ऑफ सितंबर को है। तो एक बार हमारा जितना टेस्ट वाला सिलेबस है ना उसको फिनिश कर लेते हैं हम लोग। टेस्ट वाला सिलेबस हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद करते रहेंगे एक्स्ट्रा। या फिर अगर हमें इस चैप्टर को फिनिश करके, बायोमोलिक्यूल्स को फिनिश करके लगा कि हाँ टाइम बच रहा है, फिर ह्यूमन फिजियो कर लेंगे, फिर उन वाले चैप्टर्स को थोड़ा एंड में कर लेंगे टेस्ट से पहले। यस मैम यही बोल रहा था। ऐसे कर लेंगे। 1 to 8 चैप्टर तक आ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो भी नंबर होगा उस चैप्टर उसका 11th। 11th तक आएगा। 11 चैप्टर आ रहे हैं? ज्यादा है 11 चैप्टर। मैम ये ज्यादा नहीं है? मैम बहुत और ज्यादा। जब नीट में 96 चैप्टर आएंगे उनको कैसे करोगे? उसके लिए तो 2 साल है। अरे भाई 2 साल मत सोचो, अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस तो अभी से करोगे। मैम फिर कम मार्क्स आ रहे हैं इतने सारे चैप्टर। अरे तो कम मार्क्स आते हैं तो पढ़ाई ज्यादा करो ना, रिवीजन ज्यादा करो। अभी से पढ़ाई अपने तो आप को कितने भी कर प्रिपेयर ले फिर करके भी चलो। कम ही आते हैं। मैम बोर्ड्स के अंदर भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए थे और सारा बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, पर बोर्ड्स के अंदर जाके मैम पता नहीं क्या हो जाता है। तो उसी फियर को तो हटाना है ना हमें। अब वही से फियर अगर नीट एग्जाम में लेके बैठे तो फिर तो नीट एग्जाम में 2 साल की मेहनत, जैसे इस वाले बच्चों ने भी बहुत किया है। उससे पहले डरते थे एग्जाम देने से, ऑफलाइन एक्सपीरियंस नहीं किया, एग्जाम देने गए नीट का, नर्वस हो गए, सब भूल गए, 2 साल की मेहनत वेस्ट।
तो इससे बेटर है कि आपके अंदर जितने भी नर्वसनेस है इस सबको पहले ही निकाल ले। ऐसे तो नहीं करेंगे कि कम मार्क्स आए तो अवंती से निकाल दिया। नहीं 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 भाई, निकालेंगे नहीं, अवंती से कभी किसी बच्चे को नहीं निकाला, चाहे वो बच्चा फेल ही क्यों ना हो, निकालते कभी नहीं है। हाँ बट इम्प्रेशन मैं तो तो और बैच बुरा ही में पड़ता है ना निकाल टीचर्स पे। लेकिन फेल ही होगे ना, अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोगों को, रिवीजन में खुद कराओगे, फिर क्यों फेल होगे? मैम हो जाएगा। पासिंग मार्क्स आए तो फिर वो फेल के बराबर है ना। नहीं आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, टेंशन मतलब। तो यस स्कूल चेंज करने से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा स्कूल चेंज क्यों करना है? मैम, क्योंकि शिफ्ट हो रहे हैं ना। पढ़ सकता है थोड़ा थोड़ा। मैम अवंती की क्लासेस पे। क्लासेस, अवंती क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, गवर्नमेंट भी रहो ना। यस मैम। हाँ तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, जीवन फेज समझ में आया ना? में करा लिया तो फिर हट जाएगी। हम्म। मैम प्राइवेट में करा लिया फिर हट जाएंगी। प्राइवेट में थोड़ा इशू आ जाएगा। और मैम केवी में। केवी में, केवी में भी शायद कुछ इशू ना आए। ओके मैम। बट आप प्राइवेट का तो मैं श्योर हूँ। नेक्स्ट फेज आती है एस फेज। एस इज नोन एज सिंथेसिस फेज या सिंथेटिक फेज भी इसको बोल देते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज सिंथेसिस, को कोई बनाना। चीज सिंथेसाइज करना। फॉर्मेशन। क्या सिंथेसिस कर रहे हैं यहाँ पे? फॉर्मेशन डीएनए सिंथेसिस होता है स्पेस में। डीएनए। मतलब जितना डीएनए पहले है सेल के अंदर, देखो फर्स्ट फेज में तो जीवन में तो हमने क्या करा है, सेल की ग्रोथ करा ली। ग्रोथ का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज कराना, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़वा लिया, जो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट है उसको भी डबल कराना है। पहले अगर 10 ग्राम था, एस फेज के बाद वो 10 से कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। तो डीएनए सिंथेसिस, जो डीएनए कंटेंट होता है या फिर क्रोमेटिन मटेरियल, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। किसी सेल के अंदर पहले कंटेंट है 2C, आफ्टर एस फेज कितना हो जाएगा, 4C। मतलब डीएनए कंटेंट गेट डबल, डीएनए कंटेंट गेट्स डबल। बट मैम ग्रोथ में यहाँ भी हो रही है और जीवन फेस में भी हो रही थी। जीवन में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ थी, यहाँ पे सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। ओके मैम। यहाँ पे सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि भाई डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, इज देयर एन इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम? मैम क्रोमोसोम भी डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कॉपी हो जाएंगे ना। सेम। डीएनए कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम नहीं, कैसे समझो। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भरा हुआ है, ऐसे ही तो ना। क्रोमोसोम कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डीएनए की कंडेंस फॉर्म ही तो है। मैंने इसके अंदर एस फेज कराया, अब पता है ये कैसा हो गया, ये ऐसा बन गया। अभी भी ये एक ही क्रोमोसोम है, बस कंटेंट डीएनए का डबल हो गया। ओके मैम। मैम फिर ये अभी जो ये 4 है फिर इसके बाद एक और बार डबल हो जाएगा तो मैम ऐसे कितने हो सकते हैं? इनको बोलते हैं आर्म या फिर क्रोमेटिड। एक ही बार डबल होता है बेटा, एक ही बार तो डबल होता है सिर्फ और सिर्फ इस फेज में। फिर आगे जाके डिवाइड होके 2 आर्म से एक सेल के पास चली जाएंगी, 2 आर्म से एक सेल के पास चली जाएंगी।
मैम अभी आधा था, फिर ये पूरा एक बन गया। दोबारा बोलो, आधा था एक बन गया मतलब? मैम ये आधा था और फिर इसके मतलब ये 2 थे पहले, फिर ये 4 ये आ गए। एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये भी एक क्रोमोसोम है। डिफरेंस क्या है इसमें कि इस क्रोमोसोम में 2 आर्म्स है, इस क्रोमोसोम में 4 आर्म्स है। ये है बस कि क्रोमोसोम के अंदर क्या हुआ, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होंगे एस फेज में। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है, क्वेश्चन भी यहीं पे आता है कि एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होते हैं या फिर अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का कंटेंट बढ़ जाता है सिर्फ। ओके। समझे? यस। लिखो इसको यस जल्दी। मैम। तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रहेगा, क्या होता है डीएनए सिंथेसिस। चलो एक क्वेश्चन बताओ, मेरे पास एक सेल था, उस सेल के अंदर G1 फेज में था 2C कंटेंट, S फेज में कितना हो जाएगा? 4C। 4C। G1 फेज में थे उसके पास 32 क्रोमोसोम, S में कितने हो जाएंगे? 32 ही रहेंगे। कोई अगर पूछे मेरे पास S फेज में है 40 क्रोमोसोम, G1 में कितने होंगे? 40 ही होंगे। S में है 6C कंटेंट, G1 में कितना होगा? 3C। ये क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, यहाँ से आया समझ में? बहुत मैम easy है। इसमें तो कोई खास मैथ्स भी नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाता है फिर भी। अब अब देखो हम पहली चीज, डीएनए का अमाउंट डबल करा हमने, तो डीएनए को पैक कराने वाला सब्सटेंस भी तो डबल करना पड़ेगा ना। वो क्या था? हिस्टोन। तो हिस्टोन्स आल्सो गेट डबल हियर, हिस्टोन भी डबल हो जाता है और उसके साथ साथ सेंट्रोसोम्स गेट डबल। अब तो पता है सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम। यस मैम। लिख लो जल्दी से। मैम अगर S में 3C होगा तो मैम G1 में कितना होगा? सेम रहेगा, जीवन में तो कुछ चेंज ही नहीं आता। डीएनए की बात कर रही हूँ। जब S में, जैसे S में 4C हुआ तो G1 में 2C हुआ, तो अगर S में 3C होगा तो G1 में कितना होगा? S में 3C है तो जीवन में उसका हाफ कर दो। 1.5। 1.5। डेसिमल में भी होते हैं, होल नंबर नहीं होते। ये कैलकुलेशन है, सिर्फ बताने का तरीका है, होता नहीं है इसमें कि 4C है 3C है। डेसिमल ये कंफर्म करना था कि डेसिमल में भी हो सकते हैं। डेसिमल सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है याद रखने के लिए, मतलब एक तरीका है समझने के लिए कि डबल हो जाता है, हाफ रह जाता है, ऐसा होता नहीं है। बिकॉज स्टार्टिंग में तो 2.2 होता है, 2.2 से 4.4 हो जाता है, फिर 4.4 से 2.2 हो जाता है, इतना होता है। हमारे पास G1 फेज हमने पढ़ लिया, G2 फेज, S फेज पढ़ लिया, S के बाद कौन सी आती है? G2 फेज। दिस इज नोन एज गैप टू फेज। ये गैप टू फेज में क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। और कौन सा प्रोटीन बनता है स्पेसिफिकली लिख लेना, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। इस ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या रोल होता है वो आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया गेट डबल्स हियर। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आके डबल हो जाते हैं।
ये 2 ही पॉइंट लिख लो, सफिशिएंट है। 3 से 4 घंटे इसमें रहता है सेल। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाता है। और G2 फेज आपको याद रखना है कि ग्रोथ मतलब जो इंटरफेस चल रहा है, सबसे पहले G1 फिर S G2 सबसे लास्ट फेज है। मतलब G2 तक आते आते सेल को पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि सपोज करो हमें 10 दिन की छुट्टी मिलती है एग्जाम में, सबसे सॉलिड वाली प्रिपरेशन कब होती है एग्जाम से 1 दिन पहले, लास्ट डे, यस मैम। ये एग्जाम के बिल्कुल सुबह में। ऐसे ये है कि G2 के बाद तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कुछ भी, तो भाई जितनी भी कमी रह गई है सब G2 में पूरी कर लेनी ले रहा है ये अपनी। लास्ट प्रिपरेटरी फेज है G2 फेज में, सेल को पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि G2 से निकलते ही सेल को किस में जाना है, डिवीजन फेज में जाना है। और अगर मैं यहाँ पे कंटेंट एक छोटा सा टेबल बनाऊं, 2C 4C G1 S G2 M। G1 फेज में हमारा कंटेंट है कितना, 2C। S में कितना हो जाएगा, 4C। 4C। G2 में भी 4C रहेगा, और M में आते आते कितना हो जाएगा, 2C। ये बनेगा ना ग्राफ इसका। ग्राफ भी आता है। याद रखने के लिए बनना है सब। ओके मैम एक बार और बताना। G1 में 2C कंटेंट, S में आते आते 4C, G2 में सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आता डीएनए में, और M में आके वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ओके मैम। यस मैम। मैम प्लीज 2 मिनट वेट करना। श्योर। मैम आज और भी कराओगे? बस यही पे फिनिश करता है। हम लीव कर दें? यहाँ तक समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मैम बेसिकली पूरे इंटरफेस